हेलो दोस्तों, मैं लोको जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से दिल से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज हम हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह भारतीय इतिहास में जो एक ऐसी संस्था जो बाद में जाके पूरा देखेंगे उसी के इर्द गिर्द सारा राष्ट्रीय आंदोलन चलता है आज़ादी तक, और आज़ादी के बाद भी आज भी वह अस्तित्व में है। कांग्रेस के बारे में तो कांग्रेस के जो हमने बेसिक चीज़ें थी कुछ तो हमने जान लिए थे, लेकिन आपको आज हम कांग्रेस के प्रारंभिक कुछ अधिवेशनों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और ज्ञान के भी दृष्टिकोण से भी, क्योंकि हम इससे समझ पाएंगे आगे की सारी चीज़ें कि कैसे किस तरह डेवलप हो रही हैं और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन किस दिशा में चलने वाला है। शुरू में देखेंगे ना, चलिए टॉपिक पे आते हैं। शुरू में देखेंगे कि कांग्रेस जो है इस पे अंग्रेज़ों का उतना बड़ा मतलब वो दृष्टिकोण जो था वो बहुत ही नरम था, क्योंकि इनका मानना था कि चलिए एक ऐसा संस्था है जिससे काले हमें या पता चल जाएगा कोई आंदोलन होने से पहले इनके विचार पता चल जाएंगे तो हम उस आंदोलन को अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। लेकिन बाद में देखेंगे यही कांग्रेस जो सरकार की आलोचना करने लगता है। आलोचना करते करते वह फिर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे कि एक जन समुदाय को खड़ा कर देता है। तो कैसे होता है ये सारी प्रक्रियाएं, फिर अंग्रेज़ों को एकदम नींदें हराम हो जाती हैं। तो किस तरह ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं भारतीयों में, राष्ट्रीयवाद का भावना जो है किस तरह हिलोर मारने लगते हैं भारतीयों में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज हम कांग्रेस के लगभग 5-6 अधिवेशन जो शुरू में हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, आज हम कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करेंगे। तो पहले अधिवेशन जो हुआ था वह 28 से 31 दिसंबर तक चला था 1885 में, क्योंकि हम देखेंगे 1885 में स्थापना है। तो 1885 में 28 से 31 दिसंबर के तक होता है। और इस कहाँ पर संपन्न किया गया, तो इसे होना था सही सही तो पूना में, लेकिन पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग फैलने के कारण इसको यहाँ से हटाकर बम्बई में किया गया। फिर बम्बई में एक स्थान है ग्वालियर टैंक मैदान, मतलब वहाँ पर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह संपन्न किया गया। अध्यक्ष कौन चुने गए, तो अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ हम तस्वीर लगा दिए हैं। तो जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए वो व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा चुने गए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्हीं के द्वारा जो दुर्गा पूजा है ना बंगाल में काफ़ी भव्य स्तर पर मनाया जाता है, इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। आई चलिए इसमें बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था इसमें टोटल जो है प्रतिनिधि शामिल थे, 72 लोग शामिल थे। तो जिसमें से बम्बई में हो रहा था, तो बम्बई में हो रहा था तो ऐसे में बम्बई के लोग ज़्यादा शामिल होंगे। तो यहाँ पर बम्बई के 38 लोग, और मद्रास से 21, और संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 3 और बंगाल से 3 लोग शामिल थे। आप हम यूपी से हैं या कोई किसी भी प्रांत से हो, मान लीजिए ज़्यादातर बच्चे तो यूपी के होंगे, तो इस प्रकार पूछेगा संयुक्त प्रांत से कितने थे, तो 7 से संयुक्त, 7 से 7, 7 लोग। ये ट्रिक होगा याद करने का, ठीक है। फिर आगे देखिए जो इसके बातें हैं कि इस अधिवेशन में क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि कौन नहीं शामिल था। पहला अधिवेशन था, सब जितने मतलब उस समय के शिक्षित वर्ग के जितने भी लोग थे लगभग जो अच्छी हस्तियाँ थी वो सब शामिल थे। लेकिन एक जो बेहतरीन हस्ती के रूप में जाना जाता है हमारे इतिहास में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप इनके व्यक्तित्व के बारे में पहले भी आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं होते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों नहीं शामिल हुए थे, उसका कारण जो है हम आपको बता दिए रहे हैं कि इनके ना शामिल होने के कारण था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन उसी समय हो रहा था जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और ये क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब चूंकि ये अध्यक्ष चुने गए थे और अब अध्यक्ष हैं तो भाई इनको वहाँ पर व्यस्तता हो गई, तो इसलिए ये यहाँ पर शामिल नहीं हो सके। चूँकि यहाँ इसमें जितने भी सदस्य थे उन लोगों का यह मानना था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किसी प्रकार से इसमें शामिल किया जाए, लेकिन वो इसी कारण से शामिल नहीं हुए। अब यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 आयोजन इसके हुए थे। पहला आयोजन जो 1883 में हुआ था और इसके अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे आनंद मोहन बसु। लेकिन दूसरा जब आयोजन होता है इसका तो यह 1885 में होता है, जिसमें इनकी व्यस्तता हो जाती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इस कारण ये शामिल नहीं होते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि एग्ज़ाम में
कौन ऐसा व्यक्ति था जो शामिल नहीं हुआ था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। क्यों नहीं थे वो हम बता दिए आपको, क्योंकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन एक प्रकार से था, ठीक, जो अखिल भारतीय स्तर पर था, महत्वपूर्ण संगठन था ये, ठीक है। कांग्रेस का प्रमुख विरोधी, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस समय जो कांग्रेस का प्रमुख विरोधी कौन था, या कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस का विरोध कौन कर रहा था, तो आपको बता दें सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो इसका विरोध कर रहे थे। पूछेंगे कि सर क्यों विरोध कर रहे थे। विरोध का कारण था कि 1857 का जब क्रांति हुआ था, तो आप देखेंगे मुगल बादशाह ने जिस तरह लोगों ने उन्हें भारत का फिर से राजा घोषित किया और उन्होंने नेतृत्व करने का ठाना, तो इस प्रकार से जब शुरुआत में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के प्रति बहुत नरम था, लेकिन जब बाद में ये हुआ कि तो इनको अंग्रेज़ों को लगने लगा यार दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं मुसलमान जो है अब उस तरह के हमारे लायक काम के नहीं है, तो इस दृष्टिकोण को सर सैयद अहमद खान ने भाप लिया और इन्होंने, चूँकि ये अंग्रेज़ों के पास मतलब नज़दीकी के साथ रहते थे, नौकरी भी करते थे, तो सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि अगर कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस में हमारे मुसलमान मिल जाए शिक्षित वर्ग के, तो अंग्रेज़ लोग ये ना सोचने लगे कि मुसलमान हमारा विरोध कर रहे हैं, और हमारा विरोध कर रहे हैं तो इस तरह के सोचेंगे तो हम मुसलमान जात के लिए, समाज के लिए हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे ये लोग, और ना हम करा पाएंगे। तो ऐसे में ये चटकारता करते थे एक प्रकार से, अगर बोलें तो सही भी है, सर सैयद अहमद खां। तो इन्होंने विरोध करने के लिए कि मुस्लिम लोग जो हो उसमें शामिल ना हो, इसके लिए 2 संगठन बनाया। आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1886 ईस्वी में इन्होंने मोहनडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कर देते हैं ठीक 1 साल बाद, और उद्देश्य इनका होता है कि जो शिक्षित मुसलमान हैं एक कांग्रेस से दूर रहे। और दूसरा आप देखेंगे कि 1888 में इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, अर्थात भारतीय राजभक्त सभा, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय राजभक्त सभा, तो इसकी भी स्थापना इन्होंने 88 में किया। इनका भी यही उद्देश्य था कि कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच पे लाया जा सके। तो इस तरह हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं दूसरे अधिवेशन। पहला अधिवेशन हमने देख लिया, कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, और अब हम दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, यहाँ तस्वीरें लगी हैं आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्ट्रांग पर्सनालिटी अपने आप में माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। विशेषता थी स्टैंडिंग कमेटी महत्वपूर्ण केंद्रों पर बनाई जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है कि जो इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे, जैसे बम्बई वाला क्षेत्र है, मद्रास का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई जाएगी, मतलब सेंटर खोले जाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा। फिर देखेंगे दादा भाई नौरोजी जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, इन्होंने यहीं पर कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। तो इनका एक कहना था कि जो राजा होते हैं वो जनता की सेवा के लिए बनते हैं, चूँकि जनता अगर चाहेगी तो ही आप राजा बन सकते हो। इनका कहने का मेन मकसद यही था। तो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। फिर हम तीसरे अधिवेशन पे आते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट था दूसरे में। तीसरा अधिवेशन देखेंगे मद्रास में होता है। पहला फिर से याद रखिए मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा मद्रास में होता है। और यहाँ की जो खासियत है, मतलब आप देखिए ना अभी कितना इसकी जो विशेषता हैं, कितनी अच्छी विशेषताएं हैं। तो मद्रास में होता है, और यहाँ पर जो बदरुद्दीन तैयब जी चुने जाते हैं, आप उनको फ़ोटो हम उनका लगाए नहीं हैं, वो मुझसे लगता है छूट गया, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। तो आगे लगाए फ़ोटो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, और आप देखेंगे पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए, तीसरे अधिवेशन में। कब हुई, 1887 में हुई। और फिर पूछेगा कहाँ का अधिवेशन था, मद्रास में, और फिर उनका नाम क्या था, तो बदरुद्दीन तैयब जी। वहीं पारसी समाज से पूछेगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। विशेषता इसकी क्या है तीसरे अधिवेशन की, तो यहाँ पहला मुस्लिम अधिवेशन था, हम जान ही गए हैं, क्योंकि मुस्लिम
इसकी अध्यक्षता कर रहा था। एक प्रकार से पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा था जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ। यह अधिवेशन आप देखेंगे कई मामलों में बहुत अलग है, क्योंकि इस बार जैसे हर बार जो सदस्य होते थे वो चंदा लगा के आपस में इसको संपन्न कराते थे, लेकिन जो तीसरा अधिवेशन था वह जनसाधारण के चंदे, मतलब जनता से थोड़ा थोड़ा चंदा लेके इसको फिर जनसाधारण के चंदे से इसको संपन्न कराया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन ऐसा अधिवेशन है जो जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ, तो वह तीसरा अधिवेशन है। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण हुआ। आप देखेंगे ना कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय भाषा में, पहले लोग पढ़े लिखे लोग होते थे तो क्या जाते थे अंग्रेजी में बाँच के चले आते थे। अब अंग्रेजी में जब आप बोलोगे और सामने वाले को अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज आ रहा है, उसको अन्य लैंग्वेज आ ही नहीं रहा है, तो आप वही है कि आप बोल के चल जाओ, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। 2 दिन आते थे हो हल्ला, 4 दिन जब तक होता था तब तक, और उसके बाद जनता को कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। तो ये फैसला लिया गया कि हम क्षेत्रीय भाषा में भाषण देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विचारधारा को आम जनमानस में फैलाया जा सके। तो इस स्तर पर पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट जो था इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ। आपको यहाँ देखने को बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का जो रवैया है ना वह कांग्रेस के प्रति तल्ख होता चला जाएगा, आप देखेंगे। और यहीं पर देखिएगा आके कांग्रेस का भी जो रवैया तल्ख होने के कारण जो अंग्रेज गवर्नमेंट है ना उसका भी रवैया इसके प्रति तल्ख हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की आलोचना में आप लग जाएंगे। तो यही तीसरा अधिवेशन है, सॉरी। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव, आर्म्स एक्ट देखिए लाया गया था जिससे हथियार नहीं रख सकते थे, और उसके बाद हथियार जब्त हो जाते थे। फिर क्या होता था कि लाइसेंस की प्रक्रिया होती थी जो मिलता नहीं था। तो इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया, और इसका विरोध किसने किया था? ह्यूम ने। आप देखेंगे जो इसको संगठन को स्थापित करने का, मतलब स्थापना किए में जिसका महत्वपूर्ण योगदान था, उस ह्यूम ने फिर यहाँ पर विरोध कर दिया। बोला कि नहीं, हम लोग तो यह सोच के इसकी स्थापना किए ही नहीं थे, अब आप सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ह्यूम ने इसका विरोध किया। फिर नीचे देखेंगे कि पहली बार सरकार की आलोचना की गई। अब भाई प्रस्ताव को आप ला रहे हो, पारित करा रहे हो, तो एक प्रकार से सरकार के विरोध में आप आ गए, तो पहली बार सरकार की आलोचना की गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अधिवेशन को सफल बनाने में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड कान मेयर की महत्वपूर्ण भूमिका ली। देखो प्रांत होते थे, प्रांतों में गवर्नर होते थे, उन गवर्नर को हैंडल जो मेन करता था वह बंगाल का गवर्नर करता था। और बंगाल का गवर्नर हम देखेंगे इस समय वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ मद्रास का उस समय जो गवर्नर था वह लॉर्ड कान मेयर था। तो लॉर्ड कान मेयर ने कहा कि भाई ये महत्वपूर्ण संस्था है, तो उस गवर्नर ने इनके लिए सारी सुविधाएं की। अब इसे क्या मालूम था कि बाद में जाके, अब भाई जब सुविधाएं दी, अधिवेशन हुआ, तो बाद में सारी बात ना हुई ना कि पता लग सरकार का विरोध होने लगा। अब इसको बड़ा पछतावा होने लगा कि मैंने क्या किया जाने, लेकिन भाई अब क्या ही कर सकते हो। और यह बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज़ें थी। तो इस प्रकार तीसरा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जनसाधारण के चंदे संपन्न हुआ। मतलब जो पहला भाषण हुआ, तो इस प्रकार से आप देखेंगे जनसाधारण के जो क्षेत्रीय भाषा थे उस वहाँ से, मतलब यहाँ संपन्नता दिखाई पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं, चौथा अधिवेशन की बात करते हैं। चौथा अधिवेशन 1888 में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। पहला होता है मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, अब चौथा देखेंगे इलाहाबाद में होता है। इसकी अध्यक्षता एक देखेंगे अंग्रेज के द्वारा की जाती है, जॉर्ज यूले। चूँकि अब तल्खियाँ बढ़ रही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनके बीच में, तो इन्होंने कांग्रेस ने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिससे हमारे बीच जो तल्खियाँ उत्पन्न हुई हैं तीसरे अधिवेशन के दौरान उसको थोड़ा कम किया, क्योंकि अंग्रेज सदस्य को अगर अध्यक्ष बना देंगे तो ये ऐसा लगेगा कि नहीं भाई हम आपके विरोध में नहीं हैं। तो अध्यक्ष चुने जाते हैं जॉर्ज यूले। यह यूरोपीय थे और ईसाई भी थे। यह एक प्रकार से पहले थे जो कोई, मतलब आप देखेंगे यूरोपीय सदस्य जो है पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कथन है इनका कि कांग्रेस, इनका कथन है जॉर्ज यूले का कथन है कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई हैं। तो इनका बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट आया था निकल के सामने, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट जूम कर दे रहा हूँ। कथन है कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। तो बहुत भी बेहतरीन इन्होंने ये चीज़ें कही थी। और यहीं देखेंगे
कि जब ये चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होना था तो इससे एक कहानी जुड़ी है। जो लोथर काउंसिल है ना, इलाहाबाद में लोथर काउंसिल, जो इस समय आप देखेंगे दरभंगा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, पहले यहाँ होना था। तो क्या है कि सर सैयद अहमद खां और अंग्रेज़ों ने या एडिस चोटका, क्योंकि तीसरे अधिवेशन में देखेंगे कि इनके जो नियम कानून थे इसके विरुद्ध में या सरकार की आलोचना करते हैं, तो अंग्रेज जो गवर्नमेंट खपा था, गवर्नर जनरल ने कहा ठीक है देखते हैं आप कैसे अपना अधिवेशन कर लेते हो, तो ठन गई थी, तो नहीं होने दिया जा रहा था और इलाहाबाद में प्रस्तावित था, तो लोथर काउंसिल में होना था। लेकिन क्या है कि नहीं होने दिया जा रहा था, तो जो दरभंगा नरेश थे, दरभंगा नरेश ने इसे लोथर काउंसिल को खरीद लिया, पूरा खरीद लिया, और यह खरीद के क्या कर दिया, कांग्रेस को समर्पित कर दिया कि भाई अब आप करो, अब कोई अड़चन नहीं आएगा। तो इस प्रकार देखिए अब उसी का नाम बदल के लोथर काउंसिल का नाम बदल के दरभंगा कॉलोनी हो गया। वो आज भी इलाहाबाद में आप जाएंगे तो आप किसी से बोलेंगे ई रिक्शा वाले से कि दरभंगा कॉलोनी पहुंचा दो, तो पहुंचा देगा। तो सबसे बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए, अगर आप इनकी तस्वीर देखना चाहेंगे, जॉर्जियो से संबंधित ये तस्वीर है जॉर्जियो की। आगे बढ़ते हैं। चौथे अधिवेशन की विशेषता की बात करें तो इसको लेकर सरकार में असफल बनाने का प्रयास किया। हमने आपको बता दिया कि सरकार नहीं चाहती थी कि यह अधिवेशन हो, क्योंकि तीसरे में टकराव हो गया था, आर्म्स एक्ट के विरुद्ध हुआ, फिर सरकार की आलोचना होने लगी थी, तो फिर सरकार नहीं चाहता था कि ऐसा हो। इस समय जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर, देखो चूंकि इलाहाबाद संयुक्त प्रांत में आता था, तो यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वह ऑकलैंड काल्विन था। और आप देखेंगे ऑकलैंड जो काल्विन है, इसको सहायता देने वाले दो भारतीय थे, और यह ऑकलैंड काल्विन जो था ये नहीं चाहता था कि ये अधिवेशन हो, क्योंकि इस पे गवर्नर जनरल का दबाव बढ़ रहा था। तो इसने भी कहा कि नहीं भाई, आपको नहीं करने देंगे, और नहीं करने देंगे। इसमें जो सहायता करने वाले थे इस अंग्रेज का, उसमें दो भारतीय सदस्य शामिल थे। आप देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था, सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां ने इसका विरोध किया, और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने भी इसका विरोध किया। आपको ये बता दें, शिव प्रसाद जो बनारस के राजा थे, उनको उपाधि मिली थी सितारे हिंद की। तो अब भाई देखो, अंग्रेज़ के कहीं ना कहीं ये सब अंग्रेज के काफ़ी करीब भी थे और इन मदद भी करते थे, तो इनको अंग्रेज़ों ने सितारे हिंद की उपाधि दे दी थी। तो सर सैयद अहमद खां हमने शुरू में देखा था कि किस तरह विरोध किया था, और फिर देखिए 1808 में, यही चीज़ें आपको पीछे बता रहा था कि 1888 में, या मतलब यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, या इसे हिंदी में बोलेंगे भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया। और इसका एक ही मकसद था कि हम कहीं ना कहीं से इनका विरोध करें और इस चीज़ों को नहीं होने दे। लेकिन फिर भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है। लेकिन ये पूछेगा क्वेश्चन कि जो चौथा अधिवेशन था ये किसकी सहायता से सफल हुआ, तो हम आपको एक कहानी बता दी कि राजा दरभंगा के कोशिश से यह संपन्न हो गया। पहली बार यहीं पर लाला राजपत राय शामिल हुए। तो पूछेगा कि किस अधिवेशन में लाला राजपत राय शामिल हुए थे, तो पहली बार लाला राजपत राय शामिल हुए थे, तो वह अधिवेशन था चौथा अधिवेशन। लेकिन इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन की पहली बार लाला राजपत राय किस अधिवेशन पूछेगा, क्योंकि लाला राजपत राय को आप देखेंगे ना कि वह पंजाब साइड से बिलोंग लमसम करते थे, वहाँ की भाषा उनको पंजाबी थी। लेकिन इन्होंने कहा कि हम हिंदी में भाषण देंगे, क्योंकि हिंदी जो है ना भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा, और इन्होंने पंजाबी में भाषण ना देके हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। तो इसलिए यह क्वेश्चन पूछता है कि लाला राजपत राय किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया, तो है चौथा अधिवेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन में पृष्ठभूमि इसको थोड़ा सा बहुत जान ले। अब चूंकि तल्खियाँ बढ़ रही थी, आप देख रहे हैं कि तीसरा अधिवेशन होता है, मद्रास में आलोचना हो जाती है। चौथा जो होता है इलाहाबाद में होता है, संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर है काल्विन, वो करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन राजा दरभंगा की सहायता से वहाँ पर किया जाता है इलाहाबाद में अधिवेशन, किसी प्रकार से होता है। अब तल्खियाँ बढ़ रही हैं, तो इसका पृष्ठभूमि ये है कि अब कांग्रेसियों को ये लगने लगा कि भाई देखो तल्खियाँ बढ़ रही हैं, तो इसके लिए कुछ किया जाए, नहीं तो फिर अगर गवर्नमेंट अपने पे आ जाएगी तो हमको भाई करने नहीं देगी। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनाई जाती है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी एक ब्रिटिश समिति बनाई जाती है। अब कब बनाई जाती है, देखिए 88 में संपन्न होता है आपका
और 89 में इसे जाके बनाया जाता है, जून 89 में बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाता है? लंदन में। चूँकि ब्रिटिश समिट है तो लंदन में बनाया जाएगा, तो बहुत आसान है याद करना। और क्यों बनाया जाएगा? कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करना, इसका मकसद था कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करना। और कहीं ना कहीं दो बातें थी कि लंदन में हम अपनी बातें भी रखेंगे, मांग भी रखेंगे, और यह भी बताएंगे कि हम आपके विरोध में नहीं हैं। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसके अध्यक्ष देखेंगे डिग्बी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डिग्बी को चुना गया था। और इसका मुख्य पत्र था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति थी, इसका एक मुख्य पत्र था इंडिया। अब मुख्य पत्र का मतलब ये होता है कि जो अपना दृष्टिकोण, जो अपनी बातें कुछ कहना होता था, तो एक न्यूज़पेपर होता था, उसके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाते थे, तो हम उसको मुख्य पत्र कहते हैं। जैसे इस समय शिवसेना का मुख्य पत्र जो है सामना है। शिवसेना को कुछ कहना है तो सामना में कहेगा, और सामना में जो निकला वो माना जाता है कि शिवसेना बोल रही है। ठीक है, इस प्रकार से मुखपत्र था इंडिया। तो इंडिया किसका मुखपत्र था? तो ब्रिटिश समिति की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी। अब देखेंगे 1889 में फिर आगे चल के बम्बई में यह अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष जो है विलियम वेडरबर्न चुने जाते हैं। विलियम वेडरबर्न चुने जाते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? ब्रिटिश संसद चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित होते हैं। देखेंगे आप, एक सांसद थे, वह ब्रिटिश सांसद थे चार्ल्स ब्रेडला। यह क्या होते थे कि यह भारतीयों के प्रति अच्छी समझ रखते थे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा दृष्टिकोण भी था। तो इनका मानना था कि भारतीयों के बारे में कुछ और चीज़ें जानी जाए। तो यह देखेंगे कि जो ब्रिटिश सांसद थे चार्ल्स ब्रेडला, या इस 5वें अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश सांसद वह कौन था जो 5वें अधिवेशन में कांग्रेस के शामिल था? तो चार्ल्स ब्रेडला। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, चार्ल्स ब्रेडला याद रखिएगा। ये भारतीय मामलों के विशेषज्ञ थे। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए, इसमें ये हुआ कि हम 21 वर्ष के जो पहली बार मताधिकार का प्रस्ताव था, तो कहाँ पारित हुआ? 5वें अधिवेशन में पारित हुआ। और 10 महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। आप देखेंगे ना कि यह कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें महिला शामिल होती हैं, और इसमें 10 महिलाएं शामिल होती हैं। आगे देखेंगे कि प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया, और ये भी बोला गया कि एक प्रतिनिधिमंडल होगा जो इंग्लैंड भेजा जाएगा। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन में। 6वां अधिवेशन जो होता है कब होता है? 1890 में। और कहाँ होता है? कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में। कहाँ होता है? फिर से याद रखिए, कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? फिरोज शाह मेहता। यहाँ देख लीजिए, फिरोज शाह मेहता, इनकी तस्वीर लगी हुई है। बहुत बड़े वकील थे उस समय, और आज के हिसाब से बात करें तो जान लो करोड़ों के आदमी थे। तो फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। विशेषता इसकी क्या थी? इसमें कादम्बनी गांगुली शामिल होती हैं, पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। देखिए, 5वें अधिवेशन में तो देखेंगे 10 महिलाएं लगभग शामिल होती हैं। ठीक है, महिलाएं शामिल होने का जो जिक्र आता है कि अधिवेशन में, वो जिक्र आता है 5वें अधिवेशन में, अभी हमने बताया था। लेकिन 6वें अधिवेशन में देखेंगे कि कादम्बिनी गांगुली जो थी, यह पहली महिला बनती हैं जो कांग्रेस को संबोधित भी करती है। शामिल नहीं होने की बात है, शामिल तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ संबोधन भी कर रही हैं, संबोधित भी कर रही हैं, भाषण भी दे रही हैं। तो यह पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। यह पूछेगा किस अधिवेशन में शामिल थी? 6वें अधिवेशन में। अब कब की बात है? तो 1890 की बात है। कहाँ, किस अधिवेशन में? कहाँ के अधिवेशन में? तो कलकत्ता के अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता। फिर आप नीचे आइए, देखिए भारत की पहली महिला जो स्नातक और डॉक्टर दोनों थी। आप इस तरह देखेंगे कि यह डिग्री धारक थी। तो यह भारत की पहली महिला थी कि जो स्नातक भी थी, डॉक्टर भी थी, और साथ ही साथ इन्हें पहली महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ कि वे कांग्रेस को संबोधन या संबोधित कर रहे हैं। फिर आते हैं नीचे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ये सब बात, आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा आपसे एग्जाम में। कहा गया कि 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में किया जाएगा, और यहीं पर कहा गया कि 1890 में 6वें अधिवेशन में कहा गया कि 1892 का जो अधिवेशन है हम उसे इंग्लैंड में। देखिए 5वें में क्या होता है? इंग्लैंड में आपको दिखा देना, नहीं तो आप भूल जाएंगे।
एक मिनट। हाँ, तो बात हो रही थी कि 1892 में कहीं इंग्लैंड में इसका जिक्र किया गया। इससे पहले क्या है कि इससे पहले जो था कि पांचवें अधिवेशन में कि हम एक प्रतिनिधि मंडल जो है इंग्लैंड में भेजेंगे। यहाँ पर आके कहा दिया गया कि 1892 में हम इंग्लैंड में ही आगे एक अधिवेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कांग्रेस के शुरुआती 6 अधिवेशनों को पढ़ा, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आगे की जो है गर्मपंथी या उदारवादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नरमपंथी उदारवादी इन्हीं को कहते थे और गर्मपंथी इन्हीं को उग्रवादी के नाम से जानते थे या जाना जाता है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये 6 अधिवेशन जो हैं आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे ना तो इससे बाहर नहीं बनाएगा। और अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए, मिल के लाइक भी कराइए, सब्सक्राइब भी कराइए और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ग्रुप चलाते हो तो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब कराइए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।